ये जब लास्ट टाइम मैं आपसे मुखातिब था जुमेरात को, तब से लेके अब तक जो है वो बड़ी दुनिया बदल गई है पाकिस्तान के अंदर। नैब तरामीम स्ट्राइक डाउन की बंदियाल साहब ने, उस पर तो बात कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, बड़ी डेवलपमेंट, जस्टिस फायद ईसा जो है वो चीफ जस्टिस बने इन 3 दिनों के अंदर। और जब मैं उनकी तस्वीर देख रहा था, बल्कि उनकी हलफ उठाने की तकरीब देख रहा था, जिसमें उनकी जो है वो वाइफ भी उनके साथ खड़ी हुई थी, जो कि अमेरिका के अंदर भी बड़ा ट्रोल चल रहा था पाकिस्तान में, लोग एक पार्टी बना रही थी इनके ऊपर। हालांकि अमेरिका के अंदर भी चीफ जस्टिस जो है अपनी वाइफ के साथ ओथ लेते हैं, कोई इशू नहीं। जो बड़ी बात थी वो क्या थी कि वही प्रेसिडेंट उनसे ओथ ले रहे थे जिन्होंने इनके खिलाफ रेफरेंस भेजा, और जिन साहब ने ये रेफरेंस भेजा, जो जस्टिस फायद ईसा के खिलाफ एक मुबैना साजिश थी, वो जो प्राइम मिनिस्टर उसके लिए आगे आगे इंस्ट्रूमेंटल थे, वो इस वक्त बिहाइंड द बार्स है। ऑब्वियसली मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, और इस्टेब्लिशमेंट के वो लोग जो इस रेफरेंस में जो चाहते थे जैसे फायद ईसा कभी चीफ जस्टिस ना बने, आगे आगे थे पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के, आज उनकी कोई पोजीशन ही नहीं है। और ये भी हो सकता है कि जैसे फायद ईसा का एक फ़ैसला है फैज़ाबाद धरने पे, तो ये भी हो सकता है कि वो इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुआ, फायद ईसा साहब उसको भी टेकअप कर लें, तो उसमें फिर उस प्रीवियस इस्टेब्लिशमेंट के लोग जो है उनका भी जिक्र खैर आपको मिल जाएगा। तो मैं देख ये रहा था कि बदलता है रंगे आसमां कैसे कैसे, और क्या डिवाइन जस्टिस है कि अब इमरान खान, जिन्होंने फायद ईसा साहब को रोकने की हर इम्कान कोशिश की, मुलजिम के तौर पे जस्टिस फायद ईसा के सामने पेश होंगे इंसाफ के लिए, जब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान अब बन चुके हैं। आज अनप्रेसिडेंट हेयरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर। सुबह से हम वो हेयरिंग देख रहे थे, और यकीन करें मुझे तो वनडे मैच ज़्यादा उस हेयरिंग को देखने का मज़ा आया, और हमें अपने जजेस पे बड़ा फ़ख्र है इस हेयरिंग को देख के। और जस्टिस फायद ईसा साहब क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में इसको लाइव नशर करने की इजाज़त दी। इससे चलता है पता कि हमारे जजेस जो हैं वो कितने क्लीन हैं विद द कॉन्शियस, कुछ छुपा नहीं रहे और कुछ छुपाने के लिए उनके पास, और वो आवाम को बताना चाह रहे हैं। बड़ा अप्रिशिएबल बात है। और क्वालिटी ऑफ आर्गूमेंट, बेशक हम एग्री करें किसी जज से या ना करें, जो क्वालिटी ऑफ आर्गूमेंट वहाँ पे हुआ है जस्टिस फायद ईसा साहब की तरफ से, अतर मिनुल्लाह साहब की तरफ से, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से, जस्टिस इजाज़ हसन साहब की तरफ से, उसमें मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार हमारे पास बड़े लर्नड लोग बैठे हुए। इख्तलाफ भी हुआ, नज़र आ रहा था कि वो जो पटिशनर थे मुखातिब तो उनको ही थे, हमारे ऑनरेबल जजेस, लेकिन आपके दरमियान मतलब उनके दरमियान जो इख्तलाफात थे उसके पॉइंट ऑफ आर्गूमेंट के, वो उनके ऊपर एड्रेस करके वकला को वो कर रहे थे, जैसे ख्वाजा तारिक रहीम थे और दूसरे वकील थे। तो आज की हेयरिंग जो है जी 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तरफ तो ये है कि बेंच की तश्कील जो है वो कहा गया है कि सीनियर तरीन जो है वो 2 सीनियर तरीन जजेस और 1 चीफ जस्टिस कमेटी बना के बेंच वो तश्कील दिया करेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आज की सारी हेयरिंग में सारे लोग इस बात में मुतफिक थे, 15 के 15 रिस्पेक्टेबल जजेस, कि ये बात तो बड़ी अच्छी है कि जी एक फॉर्मेशन हो गई है, एक तरीकाकार वज़ा कर दिया गया है इस तमाम मामले का कि जिस चीफ जस्टिस और 2 रुकनी कमेटी। लेकिन वो जो बात कह रहे थे कि जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था वो ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ये खुद अपने कवायद तय करने चाहिए बेंच बनाने के, या फिर पार्लियामेंट जो है वो ये कवायद तय करती फिरेगी। और अगर पार्लियामेंट कवायद तय करेगी तो फिर जजेस को ये भी लग रहा था, कुछ जजेस को, कि शायद ये सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस के ऊपर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान होगा। इसके ऊपर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, मैं आपको पहले वो सुनवा देता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल की पॉलिटिकल इंप्लीकेशन नवाज शरीफ साहब के लिए क्या है, जो ये इतना पॉलिटिकली हाइप क्रिएट कर गया है। अतर मिनुल्लाह साहब ने क्या कहा जरा सुन लें। बड़ी ज़बरदस्त बात की अतर मिनुल्लाह साहब ने कि वो पूछ ये रहे थे कि हमें सिर्फ ख़तरा आज़ादी अदलिया को बाहर से नहीं अंदर से भी है, और क्या एक बंदे को हम देना चाह रहे हैं तमाम पावर, यानी चीफ जस्टिस को। ये बड़ी ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल डिस्कशन आज हुई। इसमें नवाज शरीफ साहब के पहलू से जो मामला है नून लीग के लिए वो ये है कि इस बिल के अंदर ये भी कहा गया है PDM की गवर्नमेंट ने कि बेसिकली अब ख्वाह मामला पनामा का था या पुराना था, सुप्रीम कोर्ट ने जिनमें डायरेक्ट ट्रायल किया है उन केसेस के अंदर जो रिव्यू होगा वो रिव्यू अपील होगी। अब रिव्यू से मुराद तो होता है ना कि वही जजेस बैठ जाएंगे दोबारा अपील का हक देने का मतलब ये है कि दोबारा जब ये अपील सुनी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 30 दिन के अंदर अंदर, तो उसमें नया बेंच तश्कील पाएगा। तो ये बिल अगर मान लिया जाता है पार्लियामेंट का तो फिर नवाज शरीफ साहब को भी एक रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि इस बिल के इतलाक के 30 दिन के अंदर अंदर वो अपील कर सकते हैं। मेरे साथ मुझे इमरान शामी साहब मौजूद हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया आपका। अहमद अवैस साहब माहिर कानून है, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब है, आमिर लियास राना साहब और उस्मा बुखारी साहबा। शामी साहब पहले तो आज अनप्रेसिडेंटेड था, आपने जो देखा उस पर अपने तासुरात दीजिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा जो वहाँ बहस हो रही है। देखिए आज जो मंजर हमें देखने को मिला है जी, इसके लिए तो आंखें तरसती हैं। वाह,
यानी एक चीफ जस्टिस जो है वो अपने इख्तियारात में कमी पर तुला हुआ है, आमादा है, आमादा है राजी है, और वो अपना नाम सुप्रीम कोर्ट नहीं रखना चाहता। यानी ये एक अजब मंजर है। सही। हमारे मुल्क में झगड़ा ही इख्तियारात का चलता है। वजीर आजम कहता है मेरे इख्तियारात ज़्यादा होने चाहिए, सदर कहता है मेरे इख्तियारात ज़्यादा होने चाहिए, सही। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दौर लगता है तो कहता है मेरे इख्तियारात ज़्यादा होने चाहिए। और चीफ जस्टिस साहबान जो हैं आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी कब्जा कर लिया है सुप्रीम कोर्ट पर और अपना नाम सुप्रीम कोर्ट रख दिया। बिल्कुल। ये बिदत शुरू हुई जस्टिस सजाद अली शाह से, फिर नुक्ता अरूज पे पहुंची जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब से होती हुई साकिब निसार साहब तक, और फिर कमाल जो हासिल किया हमारे जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। अब उमर अता बंदयाल साहब जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा नोटिस तो नहीं लिए सू मोटो, लेकिन उन्होंने जो बेंच बनाया करते थे, वो बेंच बनाते थे, उस पे बहुत एतराज़ात थे। और देखिए अब तो रिसर्चर जो हैं वो 3 बड़े अच्छे कानूनदान हैं, उन्होंने बाकायदा एक छानबीन करके रिपोर्ट मुरतब कर दी बिल्कुल कि किन किन जजों ने कौन कौन से मुकदमे सुने। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल से बार बार मुतालबा होता रहा। वो सूफी मनुष्य समझे जाते हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुतालबा होता रहा। जिद लगा ली थी उन्होंने, जिद लगा ली, फ्यूडल जिद थी। हालांकि अदल में सर जिद तो नहीं काम आती, अदल तो अदल, अदल तो कोई जागीर नहीं, किसी की जाती जागीर जिद तो नहीं उनका भाई फुल कोर्ट बना दीजिए, फुल कोर्ट बना दीजिए। एक यानी सियासी जमातें कह रही हैं। तो शामी साहब आपको वजन आज किस आर्गूमेंट में ज़्यादा नजर आया? ख्वाह वो जजेस के एक हिस्सा हमें नजर आ रहा था कि जो आर्गूमेंट्स की हद तक या सवालात की हद तक कह रहे थे कि पार्लियामेंट को ये राइट दे देना चाहिए, अच्छी बात है अगर ये कर दिए, लेकिन एक हिस्सा से मुनीम अख्तर साहब थे, वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट को अगर ये दे देंगे फिर तो वो सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी खत्म हो जाएगी। आपका सर इस पर क्या टेक है? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई पार्लियामेंट ऐसा इकदाम करे तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, उसे कलअदम करा, यानी इसके अलावा अगर कोई इकदाम करे। हाँ ठीक। इस वक्त तो जो पावर्स है ना, ठीक, वो पार्लियामेंट अपने पास नहीं ले रही, वो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों को दे रही है, सीनियर 3 जजों को। बिल्कुल ठीक। वो इसलिए कि 184(3 जो है, जब बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे सुनने शुरू कर दिए तो इनफरादी मुकदमे सुनने शुरू कर दिए, और वो इनफरादी केस बनते जा रहे हैं बजाय इसके कि उसमें एक हमाजत इंसाफ हो का। एक है इज्तिमाई मफाद के मामले सुने, एक इनफरादी मुकदमे सुने। आप इनफरादी मुकदमे सुन के लोगों को ताहयात नाअहल करार दे दिया, और कोई अपील नहीं है। जो कुलभूषण यादव है उसको तो अपील का हक हासिल है, नवाज शरीफ को नहीं है, नवाज शरीफ को नहीं है, जहांगीर तरीन को नहीं है। तो आप ये गौर करें ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरप्रिटेशन के जरिए से ये इख्तियार हासिल कर लिया है, दस्तूर में नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल ठीक। और शामी साहब, आप पार्लियामेंट को ये राइट देने को तैयार है कि इस हद तक जो हमारे सामने है, बाकी चीज़ों की बात नहीं, उन्होंने वो प्रोसीजर बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए? पार्लियामेंट ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट रखें, फर्दे वाहिद के कब्जे से निकालें। बिल्कुल सर, इसी पॉइंट पे फर्दे वाहिद से आजाद करा रही है। तो अहमद अवैस साहब, आपको इस पे क्या एतराज है? अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी यही चाह रहे हैं कि उनके पास ये इस तरह की पावर्स, दो मलाई पावर्स, डिक्टेटोरियल पावर्स ना आए, और परसेप्शन भी बड़ा बुरा गया पिछले दिनों के, जब एक बेंच एक फिक्स बेंच जो है वो हर तरह के खासतौर पर पोलिटिकल मामलात को देख रहा है, तय कर रहा है। आपको इसमें सर क्या एतराज़ है? आप इसमें पिटिशनर क्यों हैं या पिटिशनर्स के साथ क्यों हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, इसमें एतराज़ की बात नहीं है। सवाल मैं ज़ाती तौर के ऊपर तो ये पावर जो इसके पास चीफ जस्टिस के पास थी, ये असल में पहले ट्रेडिशनली अब तक चली आई, और कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 191 के अंदर भी वो उसका जिक्र आया है। बहरहाल देखिए, सिविलाइजेशन एडवांस कैसे करती है कि एक शख्स या एक अदारा अपना जहाँ तक अपना काम करके चला जाता है, दूसरा उससे आगे शुरू होता है। ठीक, दैट इज़ हाउ सिविलाइजेशन जो है वो एडवांस करती है, और इसीलिए वो इसको कहा जाता है कि सिविलाइजेशन
flows always towards one direction and sometimes slowly, sometimes faster. जी और उसकी डायरेक्शन सक्सेस की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ ही होती है हमेशा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि और कि इसमें ना कोई वो स्टिक करने वाली बात है कि जी मैंने ऐसे सोचा तो ऐसे ही होना चाहिए। जो अदलिया का निज़ाम है इसमें तो ये एवर डायनेमिक है, बल्कि नेचर में हर चीज़ एवर डायनेमिक है। तो सर आपका आज की हेयरिंग के बाद क्या मौक़िफ़ हुआ कि ख्वाजा तारिक रहीम साहब सही जगह पे प्लीड कर रहे हैं, या आपको लगता है कि पार्लियामेंट सुपीरियर है और अगर उसने देखा है कि कुछ बेंचेस ऐसे बन रहे हैं और उन पर एतराज़ात दर एतराज़ात होते जा रहे हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट की का एक तकद्दुस मजरू हो रहा है, उसकी अनबायस्ड मजरू हो रही है, तो कवायद बना दिए? जी सर। सिर्फ बेंचेस की हद तक नहीं है, और वो जो बहुत सारे सवालात का जवाब उन्होंने टाइम मांगा है कि वो उसको देंगे, वो अलग बात है। लेकिन सवाल तो ये है कि ये एक तरीक़ेकार है कि जहाँ से एक निखर के एक सूरत सामने आएगी, और जब पूरा बेंच पूरा फुल कोर्ट बैठा हुआ है, ठीक है, तो कलेक्टिव विजडम जो है वो हमेशा ज़्यादा होती है और ज़्यादा अहम भी होती है और उसमें ज़्यादा प्रूडेंस भी होती है। ठीक, तो जब पूरे जज साहबान बैठ के एक फ़ैसला करेंगे, अभी उनमें उनके डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अपनी जगह मौजूद हैं, आपने सुने होंगे सवालात और मुख्तलिफ है, लेकिन कोई जब अदालत क्वेश्चन प्रोसीडिंग हो रही होती हैं तो अदालत बहुत सारे जो सवालात करते हैं जज साहबान, वो ज़रूरी नहीं होता कि वो उनको बस स्ट्रिक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, वो उसको आगे चलाने के लिए और अपने माइंड की कोई कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भी बहुत सर आप इस पे अभी कोई स्टैंड लेना नहीं चाह रहे, ओपिनियन को देना नहीं चाह रहे इस पे कि दोनों साइड में से आपको कौन सी साइड? नहीं सवाल ही मैं बिल्कुल इसको अप्रिशिएट करूंगा कि अगर एक जज से ये जो 3 जजेस का उन्होंने कमेटी फॉर्म की है, ठीक, हेडेड बाय द चीफ जस्टिस, आई अप्रिशिएट कि ये इसमें होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तरीकेकार क्या होगा? और सर आप इससे भी एग्री करेंगे, अवैध साहब आप इससे भी एग्री करेंगे जो जिसको कहा जा रहा है कि PMLN पर्सन स्पेसिफिक शायद ये क्लॉज है इसके अंदर, कि जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनमें अपील रिव्यू के बजाय अपील का हक दे दिया गया है इस एक्ट के, इस बिल के अंदर, और 30 डेज में ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब भी क्वालिफाई हो जाएंगे इसके अंदर, उनका भी एक तो डायरेक्टली केस हो गया था, नीचे से तो गया नहीं, तो इससे भी एग्री करते हैं आप? ये राइट है, उसमें रिव्यू और अपील दोनों का अपील और रिव्यू दोनों का जिक्र किया गया है। वो भी आगे मामला आगे आएगा, खुलेगा, देखा जाएगा ठीक कि उसमें क्या चीज़ सामने हुई थी। लेकिन मैं पर्सनली भी वैसे लाइफ टाइम के लिए था, क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे केसेस किए थे, ठीक, नॉट फ्रॉम पॉलिटिशियंस, ऑब्वियसली जो MNAs वगैरह की तरफ से पिछले 10-15 साल। आप एग्री करते हैं लाइफ टाइम नहीं होना चाहिए? खुद आर्गूमेंट नहीं, मैंने तो उसमें बार बार ये अपने आर्गुमेंट्स में भी कहा है कि ये वर्चूज हैं जो आर्टिकल 62 बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल ये पॉइंट उसको बिल्कुल सर आपका ये पॉइंट आ गया। उस्मा बुखारी साहिबा, आज की हेयरिंग बड़ी अनप्रेसिडेंट थी, लेकिन ऑब्वियसली इस जो आपने जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल पास किया है उस पर एतराज़ात बदरजा उत्तम तो यही है ना कि एक पर्सन स्पेसिफिक है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस? और आपने एक और काम भी दिखाया हुआ, प्रेसिडेंट साहब से आपने साइन करवा लिए इस बिल का जो आधा हिस्सा है वो भी ऑब्वियसली स्ट्राइक डाउन हुआ है, उसकी भी हेयरिंग अभी लगी हुई है। उस्मा साहिबा, बहुत शुक्रिया कामरान। देखिए, पहली तो बात यह है कि वो फुल बेंच जो कल तक, फुल कोर्ट जो है जो कल तक किसी की छेड़ बना हुआ था, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था इंट्रो के अंदर, जब कुछ छुपाने को नहीं है, जब कुछ किसी आप एजेंडे और मोटिव के तहत नहीं बैठे हैं, फिर आप फुल कोर्ट बना के बैठते हैं। आज आपने देखा बहुत सारा आपको कॉन्फ्लिक्ट नज़र आया, बहुत सारी आपको जो है वो दूसरी तरफ की भी आर्गूमेंट सुनने को मिले, लेकिन उससे कोई भागा नहीं, उससे कोई परेशान नहीं हुआ, उसको बैठकर पब्लिकली फेस किया गया। मेरी सिर्फ इतनी सी राय ये है कि इस प्रोसीडिंग को ज़्यादा उर्दू में होना चाहिए था, ताकि ये मुझे लग रहा है जैसे इंटेलिजेंशिया के लिए या मीडिया के चंद लोग जो कोर्ट की लैंग्वेज ही है, उनको जो है ये ज़्यादा समझ में आ रहा है। नहीं, लेकिन नहीं हो सकती है अगर आप पब्लिक, देखिए हर केस तो आप नहीं दिखा रहे ना पब्लिक को, आप पब्लिक को एक स्पेसिफिक केस, और ये दुनिया में होता है खासतौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं। एक बात बताइए, केसेस को दुनिया में दिखाने का एक रवाज है, उनके मुतालिक आप लोगों की बड़ी गुड इंटेंशन है। कल अगर नवाज शरीफ साहब जब सरेंडर करेंगे कोर्ट के आगे, या मामला जब जाएगा आगे, जस्टिस फाइज ईसा या सुप्रीम कोर्ट जो है अगर आपको वो रिलीफ ना दें, तो तब भी आपके लिए यही गुडविल रहेगा जस्टिस फाइज ईसा साहब के लिए? क्योंकि हमारे इस मुल्क में हमने देखा जजों की तकद्दुस और सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ते हुए कि फैसला अगर आपके हक में नहीं आया, आपसे मुराद मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, तो फिर वो जज भी गलत है, वो फैसला भी गलत है, फिर वो कानून भी नहीं है,
तो मैं जरा आगे की बात कर रहा हूं आपसे अब। देखो कामरान, पहले तो बात यह है कि जब फैसला आ जाता है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है और उस पब्लिक प्रॉपर्टी पे बिल्कुल तनकीद की जा सकती है, लेकिन ये ईमानदारी जिस तरह से हो रही थी, एक पर्सनल स्पेसिफिक एक पार्टी जो है उसके जब चैम्बर में जाते थे वकला, जाकर वो जो है वो बेंच भी बनवा के आ जाते थे, वो जो है वो एतराज़ात भी अगर होते थे वो भी रिमूव करा के आ जाते थे। मैं मियां नवाज शरीफ साहब के केस के हवाले से 2-3 अगर आप मुझे सिर्फ इजाज़त दें, ये जो पर्सन स्पेसिफिक काबिल जो आपने कहा, क्या ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं हुआ कि 184 के अंदर एक सुओ मोटो लेकर आपने 3 दफा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बेटे से ख्याली तनख्वाह पर, और फिर कानून के अंदर चूंकि डेफिनेशन मौजूद नहीं थी, फिर आपको डिक्शनरी से जो है वो डेफिनेशन लेनी पड़ी ताकि आप उनको जो है वो हर सूरत हाल में बाहर निकाल सके। ये भी तो अनप्रेसिडेंटेड हुआ है ना, ये भी तो पर्सन स्पेसिफिक हुआ है ना, ये भी नवाज शरीफ को बाकायदा माइंड में रख के कैसे निकालना है ये किया गया। दूसरी बात यह है कि अगर ये अपील का हक दिया जाता है, और जो अभी पहले जो बात हो रही थी कि जी ये जो है ये मुझे वैसे हैरत है, मैंने अहमद अवैस साहब के साथ पहले प्रोग्राम किए हैं इस टॉपिक के ऊपर, कल तक अवैस साहब को इतराज़ था कि ये नहीं होना चाहिए, ये अदलिया पे जो कोई हमला हो गया है, लेकिन ये बार और इंटेलिजेंसिया बहुत अरसे से कह रही थी कि ये जो एक बंदे को ताकत दी गई है, आप पूरी दुनिया को जमहूरियत सिखाते हैं। अब तो अवैस साहब एग्री कर रहे हैं ना, आपको उसमें भी इतराज़ है, काम करेगी वो कैसे करेगी, अच्छी बात है, बहुत नहीं फाइनली बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं बात पूरी कर लूँ, मैं बात पूरी कर लूँ। तो ये जो है ना, इसको इस तरह से लिया जाना चाहिए कि आप एक इख्तियार जो है पार्लियामेंट अपने पास नहीं ले जा रही, वो कह रही है कि आप भी जमहूरियत लेके आए। बार और जो है बाकी लोग कह रहे थे, अब तो जजों ने अंदर से कहना शुरू कर दिया साहिबा कि आज कोर्ट में ये बात भी हुई, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अतर मिरुल्लाह साहब ने कही कि ये बेसिकली गंद हमारा है, यानी कोर्ट का ये मैटर है कि अगर हम इस तरह के बेंचेस ना बनाते, कहने का मतलब ये था, और वो साफ अगर पार्लियामेंट कर रही है तो इसको भी देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है ये इसमें 2 से 3 राय हो सकती है ना। मैं लेकिन अवैस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आमिर साहब को जाना, फिर अवैस साहब क्विकली रिस्पॉन्ड करना। एक मिनट, अच्छा बोल लो, मैं अपनी बात पूरी कर लूं कामरान जी, फरमाइए। मैं सिर्फ ये कह लूं कि आज भी जो हमें नजर आता है ना, वही पुराना माइंडसेट है, पार्लियामेंट वर्सेस अदलिया। ऐसे नहीं हो सकता, पार्लियामेंट सुप्रीम है और अदलिया जो है एक बड़ा मोतबर अदारा है। ये अदलिया को इंक्रोच करके पार्लियामेंट के काम नहीं करने चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट अब इतनी भी सुप्रीम नहीं है कि वो अदलिया को इंक्रोच करे, जिस तरह अदलिया इतनी सुप्रीम नहीं है कि पार्लियामेंट इंक्रोच करे, बैलेंस रखना है। नो, कोई अदलिया को इंक्रोच नहीं कर रहा। नहीं, मैं कब कह रहा हूँ, आप कर रही हैं यार, आप को दे दिया, मैं तो वैसे अपनी स्टेटमेंट पॉइंट आ गया, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों ने बताते हैं फैसले के तहत कि कैबिनेट और वजीर आजम मिलकर बात करें। पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया, तो आप और आपके जो है वो जज साहब आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। वैसा क्विकली मैंने आमिर साहब का टाइम तो खैर अभी स्टार्ट होगा, लेकिन आप बताइए कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, देखिए ये चीफ जस्टिस के ऊपर, साबिक चीफ जस्टिस के ऊपर, ये बंदयाल साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम गलत है कि जी उनके कमरे में जाके बैठते थे और वहाँ से फैसले होते थे। अच्छा, सिर्फ एक केस मिलिट्री कोर्ट का जो केस था उसको जल्दी फिक्स कराने के लिए सीनियर वकला गए थे, और ये नॉर्मली होता है ऐसा। और आप इसकी जगह पे आप देखिए कि जब ये हुआ था मामला इसका नो कॉन्फिडेंस वाला, और इमरान खान ने वो जो कोर्ट उसमें पार्लियामेंट में जो फैसला किया था, तो रात के 12 बजे कौन गया था और जाकर रात के 12 बजे अदालत किसने खुलवाई थी? ये तो हम ये अर्जेंसीज जो हैं बाज़ डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस में होती रहती हैं। अच्छा, हो गया जी, हमने तो नहीं खुलाई, हमने तो नहीं किया था, हम सारे पार्लियामेंट में बैठे थे। उस्मा साहब आप मेरी बात सुने, आप सुने तो सही ना, आप बात तो करने देना यार। अवैस साहब को क्विकली करने में आमिर साहब को जाना ये बात साहब हो गई आपकी बात जी, नहीं ना अभी ये आप डिक्टेट ना करें उस्मा, तो आपने तो नहीं फैसला जी। अवैस साहब जल्दी बोलें सर, आपने डिक्टेट करना है। अवैस साहब फरमाए। तो मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ, और उसके बाद आप देखिए कि उसके बाद लार्जर बेंच बनता है, और लार्जर बेंच में फैसला जो है इमरान खान के खिलाफ होता है, ठीक है, और वहां पे हुकूमत जो है वो पीडीएम के हवाले की जाती है। तो ये कहना, ये इतराज लगाना किसी के ऊपर, एक जज अगर चले गए हैं तो अब उनके ऊपर हम वैसे भी देखिए जब हमने उनके सामने अच्छे बुरे फैसले किए, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। कामरान जी नहीं, कामरान आप जुमला देखिए, वो कह रहे हैं पीडीएम के हवाले हुकूमत की जाती है, इसका क्या मतलब हुआ वैसा? इसका मैं क्या मतलब समझूं? नहीं सर, आमिर साहब नहीं, मैं आपके पास ही आ गया। उस्मा साहिबा पॉइंट आ गया आपका। अच्छा आमिर भाई, मैं आप चाहे तो किसी मौजूद पर बात कर सकते हैं वैसे जो भी छिड़ा हुआ है, लेकिन मेरा जो आपसे सवाल है वो कुछ और है। वो ये है कि अब जबकि जस्टिस काजी फाइज़ साहब आ गए, उनसे कमाल बात यह कि मैं कल पीटीआई का तहरीक इंसाफ का पार्टी लेटर भी देख रहा था, सबको उम्मीदें हैं इस वक्त नवाज शरीफ साहब पे जो केस बने हुए हैं उनको उम्मीद है कि उनके साथ इंसाफ होगा फाइज़ साहब से। इमरान खान साहब जिन पे केस बने हुए जेल के अंदर है, उनको लगता है उनको इंसाफ होगा।
आपको क्या लगता है सर क्या होगा? वो कहते हैं बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। चीफ जस्टिस कोई भी हो, उसके साथ तवक्को यही होनी चाहिए कि वो सिर्फ इंसाफ करेगा, कानून और आइन के तहत करेगा। वो तशरीही और पंचायती आइन नहीं चलाएगा जो मोहतरम बंदयाल साहब चला रहे थे। जो फ़िक्रा अहमद अब्बास साहब ने आखिरी कहा कि हुकूमत PDM के हवाले की जाती है। क्यों जी? अदम एतमाद की तहरीक पेश करना क्या आइन में नहीं लिखी हुई? उसको पास कराना आइन में नहीं था। हुकूमत हवाले की गई पंजाब की 63A को रीराइट करके तशरीह करने की बजाय एक आइन से आर्टिकल ही ख़त्म कर दिया गया। ये दिन और रात जो सुबह शाम PTI के लिए अदालत चलती थी, मखसूस बेंचेस चलते थे, जिसको ब्रदर जजेस ने, मैंने और आपने नहीं, ब्रदर जजेस ने कहा कि हुजूर आप बादशाह नहीं हैं, एक कुर्सी पे बैठ के आप शहंशाह नहीं हैं। ये जो सारे आसमान और ज़मीन के कलाबे मिलाए गए कि जी सुप्रीम कोर्ट की सुपरमेसी को ख़राब कर रहे हैं, 191 के तहत है, फलानी है, डिमकानी है, वहीं लिखा हुआ है आइन और रूल्स के तहत, कानून और रूल्स। अच्छा अब मुझे बताएं, 1980 के जनरल ज़ियाउल हक एक चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के रूल्स पे सारा रोना रोया जा रहा है कि जी रूल्स तबाह हो गए, हमारा इख्तियार है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है। जो आज चीफ जस्टिस भी कह रहे थे कि भाई यहाँ तो मार्शल लगाए गए, उनको संभाल लिया आपने, यहाँ भुट्टो को फांसी दी गई, आपने संभाल ली, जो गलत काम किया रिकॉर्ड किया आपने संभाल लिया, मैं तो उनका वारिस नहीं हूँ। तो हम भी तो यही बात कर रहे हैं ना हुजूर। 1997 में जब नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट को 17 जज दिए तो क्यों नहीं बोला कि जी आपने हमारे इख्तियारात में मदाखलत की, हम तो रूल्स के तहत अपने जज भी खुद बढ़ाएंगे। जब तनख्वाहें और सब चीज़ें आप खुद कर लेते हैं तो ये भी कर लेते। वहाँ तो आप कोई नहीं बोले, 17 जज मान लिए। तो अब आप उसी में जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के 17 जज एक कानून के तहत बने, अगर वो रेगुलेट करके सिर्फ इख्तियारात की एक शख्स से हाथ हटा के 2 जजेस के हवाले कर रहे हैं तो तकलीफ किस चीज़ की है? आने वाले जज साहिबान को है, किसको है? जो ले रहा है उसने तो आज भी देखें बगैर फैसला दिए फैसला कर दिया। 2 जजों को सामने बिठा के पूछ के सीनियर मोस्ट जजेस से, जिसमें एजाजुल हसन साहब, जिनको जब तक इसका फैसला नहीं होगा जब तक वो बेंच, सरदार तारिक साहब करेंगे, उन्होंने एक तरह का अमल दरामद शुरू करा दिया है। और यही चीफ जस्टिस साहब का काम था। हमें भी उनके साथ यही तवक्को होनी चाहिए। लेकिन सर आमिर भाई मेरी एक बात सुन लें, उसमें ख्वाजा तारिक रहीम ने ये बात कही ना कि प्रॉब्लम ये नहीं है, ख्वाजा तारिक रहीम जो पिटिशनर उनको भी ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये 3 सीनियर जजेस की कमेटी ना बनाई जाए बेंच बनाने के लिए या बेंच डिसाइड करने के लिए। वो कह रहे हैं ये काम सुप्रीम कोर्ट करे, ना कि पार्लियामेंट करे। वो लग रहा है कि पार्लियामेंट आज़ादी ले रही है सुप्रीम कोर्ट की। तो यही कह रहे हैं ना ख्वाजा तारिक रहीम के सर, ये भी हम भी यही चाहते हैं कि आप फैसला करें। आज हमने और आपने ख्वाजा तारिक रहीम साहब का KTR का वो रूप देखा कि मुझे तरस आ रहा था उनके ऊपर। उनको जजेस के सवालात के जवाब नहीं नजर आ रहे थे। और एंड पे पता क्या हुआ, जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं करूंगा, कि जी हम भी यही चाह रहे हैं। अरे भाई आप और मैं क्यों चाहते हैं? ठीक है बस, लेकिन सर आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। बट टू बी फेयर टू द पिटिशनर्स, एक सेकंड जी कंप्लीट कर लें। नहीं फेयर टू पिटिशनर नहीं, पिटिशनर तो ख्वाहिशों पे लेके आते हैं फरमाइशी। पिटिशनर है हमारे मुल्क में। पिटिशनर आने से पहले सुप्रीम कोर्ट का अमला शाम में आके बैठ जाता रहा है, आप और हम नहीं देखते रहे। ये कौन से पिटिशनर? सर मैं अब एक ब्रेक के लिए जा रहा हूं, मेरी बात सुनो। आप और हम सब आईनी कानूनी तौर पे चीजों को लें। बिल्कुल ठीक है सर, मैं ब्रेक के लिए जा रहा हूं, लेकिन टू बी फेयर टू द वो जो दोनों वकील खड़े हुए थे ख्वाजा तारिक रहीम और वो, अल्हम्दुलिल्लाह वो हो ये रहा था बेसिकली कि अगरचे चीफ जस्टिस कह रहे थे कि आप सवाल अपनी दलाइल दें, सवालों के जवाब ना दें, लेकिन वो बेचारे बोल ही नहीं पाते थे। इतने जजेस ने सवाल पूछे, मैंने तो तारीख में या तो सेशन देखता रहा हूँ लेकिन इतने मैंने नहीं देखे, लेकिन वो तो बेचारा बोल ही नहीं पा रहा था। वो जो ख्वाजा तारिक रहीम और उनके साथ जो कोलीग जज थे, कोई इतने सवालात थे। और खुद ही जजेस ये भी कह रहे थे कि जी सवाल अपना आर्गूमेंट कंप्लीट करें, और खुद ही जो है उनका आर्गूमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा था। कुछ सवाल शामी साहब ब्रेक के बाद एक अहम सवाल आपके लिए मैं छोड़ जा रहा हूँ, ऑडियंस के लिए भी, कि इस वक्त पाकिस्तान के 2 अहम तरीन लीडर जो हैं वो वन वे और दी अदर वे इस मौजूदा नए चीफ जस्टिस और उनकी कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे। नवाज शरीफ साहब, उनके मुताबिक तो कहा जाता है कि उन्होंने अपना स्केड्यूल ही इलेक्शन की वजह से बनाया, यानी बनाया इसलिए कि बंदयाल साहब जाएंगे, काजी फाइज ये साहब आएंगे तो भी इंसाफ मिलेगा तो मैं आऊँगा, तो वो 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। दूसरा बाय डिफेक्ट ही ऐसा हो गया कि इमरान खान साहब जेल में, तो उनको भी रिलीफ के लिए लेटर भी लिख दिया PTI ने फाइज साहब को आते साथ ही कि जी हमें ह्यूमन राइट्स और ये और वो, हमें इंसाफ चाहिए। तो ये इंसाफ हो पाएगा? और इंसाफ क्या है जो नवाज शरीफ को चाहिए आपके नज़दीक और जो इमरान खान को चाहिए, जो वाकई इंसाफ होगा, वो सोच रहे हैं वो इंसाफ है? एक ब्रेक के बाद शामी साहब आपसे, अवैध साहब से, उस्मा साहब और आमिर असरान साहब मिलते हैं।
शामी साहब, इंसाफ चाहिए नवाज शरीफ साहब को भी, इमरान खान साहब को भी, जस्टिस फाइज ईसा साहब से। इमरान खान साहब से शुरू कर देते हैं पहले। क्या इंसाफ? वो कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स हमारे वायलेट हो रहे हैं, हमारे बंदों को जिस तरह उठाया जा रहा है, जिस तरह हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं। फाइज ईसा साहब से क्या एक्सपेक्टेशन जायज़ है और क्या इंसाफ चाहिए इमरान साहब को? देखें, इंसाफ जो है ना, इंसाफ क्या होता है? हर शख्स जिस पर कोई इल्ज़ाम हो सही। उससे पूछे इंसाफ क्या है, वो कहेगा मेरे हक में फैसला हो जाए। सही। और जब उसके हक में फैसला नहीं होता, वो कहता नाइंसाफी हो गई। सही। तो इसलिए हर शख्स को ना अपना मर्जी का इंसाफ चाहिए ना। ठीक। तो इमरान खान साहब को भी चाहिए और नवाज शरीफ साहब को भी चाहिए। अब नवाज शरीफ साहब का मसला ये है कि वो सजा काट चुके हैं, यानी वो कष्ट से गुजर चुके हैं। गुजर चुके हैं। 5 साल उनकी नाअहली को पूरे हो चुके और उनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उतारा गया था। ठीक है ना। 5 साल उनकी नाअहली गुजार चुकी है। सही। इसलिए जब आप ये कहते हैं जी कि मैक्सिमम मुद्दत जो है नाअहली की 5 साल होनी चाहिए, तो वो सजा काट चुके। तो उनके साथ तो इंसाफ ये है कि अब जो हो चुका जो हो चुका, अब ताहयात का लेबल उनसे उतार लें और गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए उनको। ठीक है ना। अब इमरान खान साहब का मामला ये है, वो कहते हैं मुझे नाअहल ना किया जाए। सही है। ठीक है ना। और नवाज शरीफ साहब कहते हैं अगर मुझे किया गया तो इनको फिर इनको क्यों ना किया जाए। इसलिए ये सही उनका मुकदमा जो है, मगर उनको ये एडवांटेज है ना, उनका मुकदमा शुरू हुआ है सेशन कोर्ट से, इमरान साहब का। इमरान साहब का। उनकी अपील अभी है इस्लामाबाद में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी फिर है। सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ को तो वहीं टांग दिया गया था बेचारे को सुप्रीम उनको कोर्ट में। 2 अपीलें मिलेंगी, उनका हक मिलेगा। सही है। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई बराह रास्त मुकदमा नहीं सुन रही, बिल्कुल ना फैसला करेगी। रिलीफ का है उनके पास, मार्जिन उनका बहुत मार्जिन है। उनको तो अपील का हक मिलेगा, 2 अपीलों का। नवाज शरीफ साहब को बेचारों को कोई अपील का हक नहीं मिला। सर यही राय दूसरों को भी ले रहे हैं जल्दी जल्दी। इसलिए एक बात सर। एक बड़ी दिलचस्प बात है ये, काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया इमरान खान साहब ने, और फिर जनाब सदर माइंड अप्लाई किया सदर मुमलिकत ने बगैर माइंड अप्लाई किए। मगर अब अगर तो खान साहब वहां खड़े होते ना, है था कि मेरा रेफरेंस, वो कहते हैं नहीं, वो रेफरेंस वापस ले चुके, कहते हैं गलती हो गई। इमरान खान साहब अपने रेफरेंस के साथ नहीं खड़े, सही। वो काजी फायज ईसा के साथ खड़े हैं। अच्छा। वो कहते हैं गलती हो गई, और सदर मुमलिकत कहते हैं भाई अगर उनसे गलती हो गई तो मुझसे भी हो गई। बिल्कुल सही। तो सर ये तो ये हो गया। क्विकली जरा अवैध साहब, इंसाफ क्या होगा सिर्फ इमरान साहब के लिए नहीं बल्कि नवाज शरीफ साहब के लिए भी, चेंज इन अदलिया के बाद? नहीं, इंसाफ तो देखिए ना, जब अदालत एक इंसाफ की अदालत है तो उससे आप कुछ और आपकी इमेजिनेशन में और कोई बात आनी ही नहीं चाहिए स्वाय इंसाफ के। नहीं करेंगे तो उसके नुकसानात जो हैं वो सिर्फ जिसके खिलाफ फैसला होगा सिर्फ वो नहीं भुगतेगा। इंसाफ का ऐसा ये निज़ाम है कि ये पूरी कौम भुगतती है। ये निज़ाम ख़राब होता है तो वैसा आपको लगता नहीं कि इमरान खान साहब बड़े ना एडवांटेज पोजीशन में रहे एज कम्पेयर टू नवाज शरीफ साहब के? उनका तो प्रॉपर ट्रायल हो रहा है, उनके पास अपीलों की भी गुंजाइश है जो कि नवाज शरीफ को मैसर नहीं थी। नहीं, उनके पास भी थी। अभी उनको देखिए ना, वो डिस्क्वालिफिकेशन तो सुप्रीम कोर्ट से हुई, उसके वहाँ भी उनको रिव्यू का अख्तियार था। उसके बाद उनको तो फिर नैब कोल से सजा हुई ना, एक में 10 साल हुई और एक में 5-6 साल हुई। वहाँ पे है और वो सजा जो है वो कन्विक्शन है उनकी। वो उसमें अभी उनके पास राइट टू अपील है, अपील उनकी चल रही है, बल्कि पेंडिंग थी अपील जब ये एब्सकॉन्ड करके चले गए। अब जिस वक्त ये उसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास अगली अपील का राइट भी है, अगर वहां से इनके खिलाफ फैसला हो जाए। मेरा ख्याल है काजी फैसला साहब पे सभी मुत्तफिक हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो उन्होंने डेट दी हुई है ना, वो फेक डेट है। नवाज शरीफ साहब आएंगे नहीं वापस पाकिस्तान में इन हालात में जो सामने इस वक्त नजर आ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो आगे भी डेट्स आती रही हैं, ये भी फेक डेट है उनकी। जब तक उन्होंने आना होता तो मेरा ख्याल है कि फेक डेट है नवाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ के दौर में आ जाते। जी उस्मा साहिबा, देखे ना यहाँ पे इस वक्त आपका आर्गुमेंट सर बिल्कुल आ गया, पॉइंट आ गया आपका। जी उस्मा साहिबा, योर टेक। फेक डेट है,
आना नहीं चाह रहे हालात देखते हुए? कमाल बात है जिनका लीडर फेक है, जिनकी पोस्टें तक फेक होती हैं, जिनके स्टेटमेंट्स फेक होते हैं, वो दूसरों की डेट को फेक कर रहे हैं। सो ये पता लग जाएगा 21 अक्टूबर को कि क्या होता है। लेकिन गुजारिश ये है कि किसी को भगौड़ा कहने से पहले थोड़ा सा गिरबान में झांक लेना चाहिए। वो शख्स जिसने हमेशा ह्यूमन शील्ड की तरह लोगों को इस्तेमाल किया, जो है पुलिस वाले जो है वो वारंट लेके जाते थे, उन पे पेट्रोल बम फेंके जाते थे और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे हमला करा दिया जाता था सिर्फ इसलिए कि उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद ना हो सके। और जो है वो कहाँ से कैसे कैसे भागा, अगर मैं डिटेल बताने लगूंगी तो वो काफ़ी एम्बैरेसमेंट हो जाएगी। सो इसलिए बेहतर यह है कि थोड़ा सा और वो उस शख्स को कह रहे हैं जिसके बारे में जज ने कहा कि मुझसे जो है वो फैसला लिया गया। फैसलों के अंदर जो है वो लिखा जाता है करप्शन के इल्जामात नहीं थे लेकिन सजा दी जा रही है। जहां पर जो है जिन्होंने मिलके सजा दी वो सारे कह रहे हैं हमने मिलके किया था। इमरान खान जिसकी मोहब्बत में किया वो कहता है एस्टेब्लिशमेंट ने कराया था। तो बराए मेहरबानी अब ये अल्फाज जो है ये मियां नवाज शरीफ साहब के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, आपकी इख्तरा जरूर है। जिन केसेस के अंदर को ट्रायल किया गया, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी। चले आप अपनी इख्तराएं आपने अभी इख्तरा निकाल ली ना कि ये फेक डेट है। आपने तो बिल्कुल ही एक अजीब इख्तरा निकाल ली। चले 21 तारीख को दोबारा अहमद अवैस साहब को पूछ लेंगे, बुला के। मुझे बात तो पूरी करने दो कामरान, बार अवैस साहब की बात जाना है तो मुझे ना बुलाते। सॉरी, मुस्लिम लीग नून 5 साल की नाअहली वो भुगत चुके हैं, उस तैयारियां कर रही भरपूर। जी 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 उस्मा साहिबा, ये 5 साल की नाअहली वो भुगत चुके हैं। कौन सी अपील दी आपने उनको, कहां से राइट दिया? 184 में सुओ मोटो पे जब कल तक वो कागजात जो रद्दी की टोकरी में डालने थे उस रद्दी की टोकरी को सिर पर डाल लिया, उसकी इमरान खान की बाल्टी की तरह, और एक थे 3 दफा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है वो अपनी ख्याली तनख्वाह पे नाअहल कर दिया। तो ये सजा काट ली आपकी तरह। और जो बाकी ट्रायल किए गए ना, वो ट्रायल कैसे किए गए थे वो जनरल फैज भी मैं कह रहा हूं जी, आगे का देखें पीछे का छोड़ दो, ज्यादतियां हुई हैं बता चुके हैं। और आगे का देखने के लिए मैं अपने भाई आमिर के पास जाऊंगा। अक्टूबर को इतना बड़ा इस्तकबाल करेंगे, ठीक है, इतना बड़ा इस्तकबाल करेंगे कि जरूर जो है इमरान खान बिल्कुल ठीक है आमिर भाई, और वो जरूर चेक करा ली। इमरान खान का जो बैकग्राउंड रहा है काजी फाइसा साहब के साथ, लेकिन हमने जो आज देखा है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस काजी फाइसा साहब की, इंसाफ तो इमरान खान को भी मिलेगा। मेरे ख्याल शिकवा नहीं कर सकेंगे कि ना इंसाफी हुई है जब मामला आएगा सुप्रीम कोर्ट में। इस स्टेट को भी इंसाफ मिलना चाहिए। और चूँकि 9 मई को स्टेट पे हमला किया और अहमद अवैस साहब ने बहुत अच्छा कहा कि इंसाफ ना हो तो पूरी कौम भुगतती है, वो भुगत रही है। लाडले के लिए इंसाफ दिलवाया गया, जिसकी मनी ट्रेल बिल्कुल नहीं थी, जिसके बैंक के पैसे जमाइमा के अकाउंट से बिल्कुल नहीं आए थे, वो पैसे किसी और के रेफरेंस से आए थे, सब कुछ माना गया। जनरल बाजवा भी मान गए, उन्होंने बैठ के जावेद चौधरी को इंटरव्यू भी दे दिया, वो सारा कुछ लिखा गया। ये इंसाफ था कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज हाई कोर्ट के इख्तियारात सलब करके मॉनिटरिंग करे, सजा दिलवाए और उस हाई कोर्ट में ही मरियम नवाज बरी हो जाएं। नवाज शरीफ ने तो पेश होना है, बरी होना है। दूसरे में वो जो बना के पूरी फॉरेंसिक एविडेंस को खोसा साहब चले गए कि जनाब यहाँ पे तो बहिश्ती जेवर की तरह पूरे सरात की मंजिलें मैंने लिख दी हैं कि अगर आपको वीडियो एविडेंस चाहिए, वो बरतानिया में वीडियो एविडेंस मान लिया गया कि इनको ख्याल नहीं आया कि जिस जज को नौकरी से निकाला उसका फैसला वापस ही कर देते। ये कोई ऐसे फैसले नहीं है इस पाकिस्तान के अंदर, ये कोई पहली दफ़ा हो रहा है। ये जो खिलवाड़ मिला के अदलिया और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने मिल के किया, जो अब सारे मानते हैं, कहाँ फंसे हैं। इस पाकिस्तान को इसलिए फंसाया गया कि मनपसंद जज, मनपसंद वकील, मनपसंद पटिशन्स। मैं बार बार कहूँगा कि ये काजी फायजीसा साहब के ऊपर बड़ा बोझ होगा, उन्हें इंसाफ देना है। वो चाहे उसके अंदर रगड़े में कोई आए, नवाज शरीफ आए, इमरान आए, कोई आए, फैसला आपको ये करना है कि पाकिस्तान को किसी निज़ाम में, आइन और कानून के तहत चलाना है या लोगों के चेहरे देख के चलाना है। उनको रेगुलेट करना होगा अपने जजेस को जिन्होंने मिसकंडक्ट किया, जिन्होंने करप्शन की, और मैसेज ये दिया गया कि मैंने ये किसी को खामोश पैगाम देना था। एक वक्फे का मुझे कहा जा रहा है काफी देर से, एक वक्फा लेने के बाद इस डिस्कशन को जारी रखते हैं। आज का दिन बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, और जिस तरह आज काजी फाइसा साहब खुद कह रहे थे कि हज़ारों केसेस हैं, तो मेरे ख्याल से सियासी बहसों से ये सुप्रीम कोर्ट जितनी जल्दी निकल जाए और आवाम को असर रिलीफ दे, ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।